नमस्ते नमस्ते भैया, खुश रहो। गुड इवनिंग एवरीवन। यार फोन तो पास में ही था, साइलेंट पे रहा होगा मे बी। अभी क्लास के बाद कॉल करता हूँ आपको, ठीक है अमित? ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, है ना? हाँ, तो हम लोग ट्रांसफेक्ट वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुके थे, इन्फ्लुएंस पढ़ चुके थे। काइनेटिक ट्रांसफेक्ट उसका एप्लीकेशन भी मैंने आपको बता दिया था, है ना? और मैंने आपको कुर्नाकोटिस के बारे में बता दिया था, ठीक है, राइट? और एक H2O3 वाला था, मैंने आपको वो भी बता दिया था कि H2O3 से भी जो है थायोसल्फेट से भी आप ये पता कर लोगे कि आपका सिस आइसोमर है कि आपका ट्रांस आइसोमर है, ठीक है? तो कोर्नाकोटिस ध्यान रखना, वो एग्जाम में एक दो बार पूछा गया है, ठीक है? चलो, तो कुछ चीजें हमें और पढ़नी है, इसमें हमें पढ़नी है थ्योरीज ऑफ ट्रांसफेक्ट। वो देख लेते हैं कि ट्रांसफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन सी थ्योरीज है। हालांकि मैंने आपको ऊपर से सुपरफिशियली चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से वो थ्योरीज। तो उसके बाद ट्रांसफेक्ट में ये रहेगा, उसके बाद फिर बचेगा एक दो चीजें। चार्ज इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप, और उसके बाद सॉल्वेंट इफेक्ट, फिर हमारे कंप्लीट। फिर हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, मतलब जहां जो बात करते हैं हम लोग आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर की, ठीक है? तो चलो हम लोग ये बताओ, अभी तक आपने जो ट्रांसफर में पढ़ा है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे कहीं दिक्कत हो, आपको आपको लग रहा हो कि समझ में नहीं आया? बस ध्यान रखना, जब भी आप ट्रांस इफेक्ट से रिप्लेसमेंट करोगे तो आपके माइंड में दो चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। पहला एक लीविंग ग्रुप एबिलिटी, और दूसरा, हाँ तरुण मैं बाहर गया था भैया थोड़ा, ठीक है? अभी अब कंटिन्यू क्लास होगी, थोड़ा काम से मैं बाहर गया था, राइट? तो दो चीजें ध्यान रखनी है आपको माइंड में, एक लीविंग ग्रुप एबिलिटी भी आपके दिमाग में चलनी चाहिए, दूसरा ट्रांस डायरेक्टिंग पावर भी। तभी आप प्रॉपरली जो है सही से आंसर दे पाओगे, ठीक है, एग्जाम में, राइट? तो मैं फिर से एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला था, ट्रांस इफेक्ट हमें ये बताता है कि कौन सा लीविंग ग्रुप हटेगा। अगर दो लिविंग ग्रुप हमारे पास सेम है तो ट्रांसफेक्ट हम ये बता सकते हैं कौन सा वाला जल्दी से जाएगा, कौन सा वाला देर से जाएगा। ये नहीं बताता ट्रांसफेक्ट कि किसी को भी किसी से हटा दो। तो वो अगर हमारे दिमाग में चलेगा तो हम कभी भी सही अप्रोच को फॉलो नहीं करेंगे और आंसर हमसे कभी सही निकलेगा ही नहीं। तो ये ध्यान जरूर रखना दिमाग में आप कि ट्रांसफेक्ट ये बोलता है कि अगर दो हमारे पास लिविंग ग्रुप हैं तो दोनों में से किसको हमें निकालना है, ये बताता है। हाँ हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू होगी, ठीक है, राइट? तो एप्लीकेशन मैंने आपको कुर्नाकोटिस बता दिया था, सिस ट्रांस में कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे वो मैंने आपको पढ़ा दिया था। आप थायोयूरिया से काम कर सकते हो, थायोसल्फेट से काम कर सकते हो, ठीक है? तो कोई जरूरी नहीं है आपसे एग्जाम में नाम ही ले, वो ऐसे बोल सकता है कि एक आपका कॉम्प्लेक्स ए है, कॉम्प्लेक्स बी है। कॉम्प्लेक्स ए जो है वो थायोयूरिया के 4 मोल से रिएक्शन करता है, कॉम्प्लेक्स बी जो है वो थायोयूरिया के 2 मोल से रिएक्शन करता है। तो कॉम्प्लेक्स ए और कॉम्प्लेक्स बी क्या है, ये पूछ सकता है। या फिर आपसे पूछ सकता है कॉम्प्लेक्स ए और कॉम्प्लेक्स बी में किसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किसमें कम होगा। या आपसे ये पूछ सकता है कि कॉम्प्लेक्स ए कॉम्प्लेक्स बी में कौन आईआर स्पेक्ट्रम ज्यादा शो करेगा, कौन कम शो करेगा। तो ये आप थोड़ा सा शांत दिमाग से सोचो कि क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये नहीं पूछ सकता कि कौन सा वाला सिस है, कौन सा वाला ट्रांस है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सिस ट्रांस में कहाँ आपको ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, जहां कहाँ आपको ज्यादा आईआर स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा, कहाँ आपको ज्यादा डाइपोल मोमेंट की बात मिलेगी। तो सवाल वो सिस ट्रांस से आपको दूसरी जगह भी ले जा सकता है। तो अगर आपको बेसिक्स थोड़े क्लियर है ना, तो आप कुछ भी सवाल घुमाए फिराएगा एग्जाम में, या एग्जाम में क्वेश्चन इधर उधर आएगा तो आप कर लोगे। इसलिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो, कुछ भी सोचो तो उसके बारे में हर पहलू पे ध्यान दो आप। क्योंकि अब इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए कि एग्जाम में वही चीजें अब नहीं होंगी हमेशा। जो पहले था कि नॉर्मल एक चीज बोल दिया आपसे, अच्छा ये डायमैग्नेटिक है तो इसका मतलब ये ज्योमेट्री होगी या ये ज्योमेट्री होगी, ये कलर आना चाहिए, वो सब चीजों से थोड़ा आगे चलना होगा आपको, ठीक है? खैर, मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जल्दी ही शुरू करूंगा। जो अभी तक हमने ट्रांसलेट में पढ़ा है तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना सोचना है, अप्रोच कैसे करना है नए क्वेश्चन को, ठीक है? चलो, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? हम लोग पढ़ेंगे थियरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट, राइट? जो ट्रांस इफेक्ट हम लोग पढ़े उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो थियरीज हैं, इनमें मेनली जो है, देखो, एक है हमारे पास पोलराइजेशन थियरी, पोलराइजेशन थियरी,
राइट। दूसरी हमारे पास है पाई बॉन्डिंग थियरी, और एक हमारे पास है सिग्मा बॉन्डिंग थियरी। सिग्मा बॉन्डिंग थियरी। तो सीक्वेंस ऐसे है, इधर से इधर चलोगे ना, तो ये सबसे पुरानी थियरी है, ओल्डेस्ट, राइट, और ये सबसे न्यूएस्ट है भी। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं सबके बारे में। इसके बारे में देख लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं, इसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो आपको फिर आप पूछोगे कि इनमें से पढ़ें किसको? सबको पढ़ो, क्योंकि हर थ्योरी की कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। अगर कोई एक थ्योरी किसी एक पार्ट को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करती है तो दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करती है। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानना चाहिए। इसके बारे में भी जानना चाहिए, इसके बारे में भी जानना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये हम लोग, क्योंकि पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं तो आप इजिली इसको समझ लोगे। ठीक, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पोलराइजेशन थी, पोलराइजेशन थियरी। ठीक, यहां लिख लेना गिवन बाय ग्रीनबर्ग 1935। किस पे बेस्ड है ये? लिख लेते हैं, देखो थ्योरी बेस्ड है पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट पे। थ्योरी ये बोलता है कि जो लिगेंड जितना ज्यादा पोलराइजेबल होगा, राइट, या जिस लिगेंड की पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, उसकी ट्रांस इफेक्ट पावर है, उसकी ट्रांस डायरेक्टिंग पावर उतनी क्या होगी? ज्यादा। तो सिंपल किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन पोलराइजेबिलिटी, राइट। सिंपल कौन सी, ये क्या बोलता है? थियरी बेसिस क्या है कि मोर द पोलराइजेबिलिटी, more the polarizability of ligand, more the trans directing power, more the trans directing power। और एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना इसके बारे में, ये मेनली ग्राउंड स्टेट को रिलेट करता है। मतलब इसमें जो बेस्ड है, इसका कॉन्सेप्ट जो बेस्ड है वो इस पे बेस्ड है कि जो ट्रांस इफेक्ट जनरेट होता है मेनली किससे जनरेट होता है? ग्राउंड स्टेट की प्रॉपर्टीज में चेंज की वजह से। मैंने आपको पढ़ा था ट्रांस इन्फ्लुएंस, याद होगा आपको। तो ये थियरी इस पे बेस्ड है कि जब जो ट्रांस इफेक्ट होता है उसमें ज्यादा इन्फ्लुएंस कहां पड़ता है? ग्राउंड स्टेट पे। ये ट्रांजिशन स्टेट के बारे में कुछ नहीं बोलता, उसके स्टेबलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बोलता। मेनली किस पे बोलता है? ये ग्राउंड स्टेट के स्टेबलाइजेशन के बारे में बोलता है। गुड इवनिंग भैया। तो यहाँ पे लिख लेना कि स्टेटमेंट में कभी आ जाए आपसे। अब आप एक चीज ध्यान से सुनो, आजकल क्वेश्चन ना कई सारे एग्जाम में स्टेटमेंट में पूछता है ये पर्टिकुलर थियरी के बारे में कौन कौन सी चीजें करेक्ट है। तो आपको थियरीज का बेसिक थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूं मेनली फोकस ऑन चेंज इन ग्राउंड स्टेट। मतलब ये ग्राउंड स्टेट में चेंज पे है, मतलब ये बोलता है कि ग्राउंड स्टेट में जो चेंज होता है उसके बेसिस पे हम लोग ट्रांसमिट को समझा सकते हैं, राइट। तो देखो, चलो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। अब समझाता हूं मैं आपको पोलराइजेबिलिटी से कैसे समझाते हैं इसको। देखो इधर एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो हमारे पास यहाँ पे प्लेटिनम है, ठीक है, ये मेटल हो गया, हमारे पास हो गया इधर प्लेटिनम। इधर एक छोटा लिगेंड, एक बड़ा लिगेंड है, इधर एक छोटा लिगेंड है। ऐसे इसको मान लेते हैं वाई माइनस, इसको मान लेते हैं एक्स माइनस, राइट। तो यहाँ हम लिख देते हैं वाई माइनस का जो साइज है एक्स माइनस से क्या है? बड़ा है। ये है साइज। और आपको पता है, हाँ बिल्कुल पढ़ाऊंगा भैया, मैं थोड़ा काम से बाहर गया था, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी। देखो यहां पे मैं लिखा हूं कि y माइनस का साइज x माइनस से क्या है? बड़ा है। तो आपको पता है कि जिसका साइज बड़ा होता है उसकी पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो y माइनस के कंपैरिजन, x माइनस के कंपैरिजन में y माइनस की पोलराइजेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। पोलराइजेबिलिटी ऑर्डर यही होगा, सही बात है कि नहीं? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि जो मेटल होगा ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा पोलराइज करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कम पोलराइज करेगा। मतलब इसका क्या होगा? मोर पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड,
या मोर, ऐसा बोल सकते हैं, मोर पोलराइजेबिलिटी है इसकी, और इस वाले की जो है क्या है, लेस पोलराइजेबिलिटी है। देखो इससे होगा क्या, ध्यान से देखो, अब समझो, इधर इधर समझो। अगर ये ज्यादा पोलराइज होगा तो इसका जो मेजर नेगेटिव पार्ट है, इसका जो मेजर नेगेटिव पार्ट है वो किसकी तरफ आ जाएगा, प्लेटिनम की तरफ। तो मैं ऐसा दिखा सकता हूं क्या, ऐसे देखो इधर, मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि जो Y माइनस इसका जो मेजर नेगेटिव पार्ट है किधर आ जाएगा, इसकी तरफ, ये Y माइनस है। इधर मैं दिखा देता हूं कि इसका पॉजिटिव चार्ज रहेगा। भाई जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी उसका जो नेगेटिवली चार्ज सिस्टम होगा, जो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेटिनम की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। तो मैंने इधर लिख दिया इसकी तरफ नेगेटिव पोर्शन हो गया। तो अगर इसका नेगेटिव पोर्शन इधर आया तो प्लेटिनम का क्या आएगा, इधर पॉजिटिव पोर्शन। क्यों? अरे क्योंकि बैलेंस तो करना होगा ना नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव से। तो अगर Y माइनस जो कि ज्यादा बड़ा साइज है, जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, अगर वो ज्यादा शिफ्ट होगा, ज्यादा पोलराइज होगा, क्योंकि लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बिकॉज ऑफ लार्जर साइज, तो उसका अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेटिनम की तरफ आएगा तो प्लेटिनम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो मेनली किधर की तरफ चलाएगा, इधर की तरफ, और इसका जो नेगेटिव चार्ज है किधर चलाएगा, इधर की तरफ। तो इधर जो हमारे पास X माइनस है, ध्यान से देखो X माइनस है, तो यहां पे तो आपको क्या दिखेगा, यहां पे तो आपको दिखेगा क्या, अट्रैक्शन। यहां पे आपको मेनली क्या दिखाई देगा, अट्रैक्शन। लेकिन इसका जो नेगेटिव चार्ज यहां पे रहेगा, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज होगा, यहां पे क्या दिखाई देगा आपको, रिपल्सन। ध्यान सुनो, प्लेटिनम का पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ शिफ्ट हो गया, मेजर पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ चला गया, तो प्लेटिनम का नेगेटिव चार्ज इधर आया, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, प्लेटिनम भी इसकी तरफ अपना नेगेटिव चार्ज कर रहा है, तो यहां क्या होगा, रिपल्सन। रिपल्सन होगा तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वीकनिंग ऑफ बॉन्ड, ये बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इजी रिमूवल। मतलब जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है उसके ट्रांस वाला जो लिगेंड है क्या हो जाएगा, जल्दी से हट जाएगा। जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है उसके ट्रांस वाला लिगेंड क्या होगा, जल्दी से रिप्लेस हो जाएगा जब आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओगे। क्यों हुआ, क्योंकि जितना ज्यादा ये पोलराइजेबल होगा इधर की तरफ, प्लेटिनम का नेगेटिव चार्ज उतना कंसंट्रेट, जितना नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेट होगा या नेगेटिव पार्ट कंसंट्रेट होगा उतना ही क्या बढ़ेगा, रिपल्सन। जितना रिपल्सन बढ़ेगा उतनी ही जल्दी यहां से हट जाएगा। अगर इसकी जगह पे मैं कोई दूसरा सिस्टम ले लेता जिसकी पोलराइजेबिलिटी कम होती तो शायद X माइनस उतना जल्दी से नहीं हटता। तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्लेटिनम के पास इधर पॉजिटिव आएगा, इधर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना इसको रिपेल करेगा, जितना रिपेल करेगा उतना जल्दी से रिमूव हो जाएगा। समझ गए? तो अगर लिगेंड ज्यादा पोलराइजेबल होगा तो उसके ट्रांस वाला लिगेंड जल्दी से रिप्लेस हो जाएगा बिकॉज ऑफ रिपल्सन बिटवीन दिस नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑन लिगेंड, राइट। इसलिए जल्दी से रिमूव हो जाएगा, और जितना जल्दी रिमूव होता है वही तो उसकी ट्रांस डायरेक्टिंग पावर होती है। भाई ट्रांस वाला जितना जल्दी हट जाए वो इसकी क्या होगी, ट्रांस डायरेक्टिंग पावर। यस, ये बात समझ में आई? तो यहां से एक चीज तो बोल सकते हैं ना कि भाई ठीक है, जितनी पोलराइजेबिलिटी उतना ही ज्यादा क्या होगा, ट्रांस डायरेक्टिंग पावर, उतना ही ज्यादा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव इधर उतना ही नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेट, राइट, यहां उतना रिपल्सन। तो अगर मैं कंपेयर करूं, यहां पे मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास I माइनस है, Br माइनस है, Cl माइनस है, F माइनस है, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ ट्रांस डायरेक्टिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा, तो आपको क्या देखना है, आपको पोलराइजेबिलिटी देखनी है। इधर से इधर जाने पर क्या बढ़ रही है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है ना, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस, तो ट्रांस इफेक्ट पावर भी क्या होगी, ट्रांस डायरेक्टिंग पावर भी क्या होगी, इंक्रीजेस। इसलिए देखो जब ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज पढ़ते हो तो I माइनस की जो ट्रांस डायरेक्टिंग पावर है वो ज्यादा है, और F माइनस की ट्रांस डायरेक्टिंग पावर क्या है, कम है। इसी तरह से अगर आप कंपेयर करो अमोनिया में और वाटर में, तो किसकी ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए, अमोनिया वाटर में।
अगर आपसे बोले कोई कि अमोनिया वाटर में बताइए किसकी ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज्यादा होगी, तो क्या बोलोगे आप? किसकी ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज्यादा होगी अमोनिया वाटर में? इस थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं? भाई इधर है नाइट्रोजन, इधर है ऑक्सीजन, इसका साइज क्या है? लार्ज, लार्ज साइज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका क्या है? स्मॉल साइज, छोटा साइज। अगर बड़ा साइज होगा तो क्या होगा? मोर पोलराइजेबिलिटी। इसमें क्या होगा? लेस पोलराइजेबिलिटी। तो बस अमोनिया की ट्रांसडायरेक्टिंग पावर क्या हो जाएगी? ज्यादा। यही तो पढ़े हो आप सीरीज में। ठीक है। अच्छा, इसका लिगैंड का तो चलो ठीक है, लिगैंड का तो फायदा है ही है कि हम इसमें लिगैंड की बात समझा सकते हैं कि कौन से लिगैंड के पास ज्यादा ट्रांसडायरेक्टिंग पावर होगी, कौन के पास कम कम होगी। आप मेटल का भी इससे एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे आपसे कोई पूछे अगर कि बताओ हमारे पास अगर प्लेटिनम है, ध्यान सुनो मेरी बात, अगर हमारे पास प्लेटिनम 2 है, पैलेडियम 2 है और निकिल 2 है, आज मैं पूछूं बताओ ट्रांस इफेक्ट ज्यादा किसमें आपको दिखाई देगा? किसमें आपको ट्रांस इफेक्ट ज्यादा दिखाई देगा? मतलब जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उनमें आपको ट्रांस इफेक्ट का इंफ्लुएंस कौन से मेटल की प्रेजेंस में ज्यादा दिखेगा? मोर ट्रांस इफेक्ट, यहां आपको इफेक्ट ज्यादा दिखेगा। यहां क्या दिखेगा आपको? लेस। इसका मतलब है यहां पे आपको जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी यहां पर आपको ज्यादा दिखेगा ऐसा कुछ, यहां पर आपको कम दिखेगा। क्यों? क्योंकि प्लेटिनम के पास जो ऑर्बिटल है कौन सी है? वो 5d। इसके पास जो ऑर्बिटल है कौन सी हो? 4d। इसके पास जो ऑर्बिटल है कौन सी हो? 3d। तो इनमें बताओ कौन सी ऑर्बिटल ज्यादा पोलराइजेबल है? बताओ कौन सी ऑर्बिटल ज्यादा पोलराइजेबल है? प्लेटिनम ना। ये है पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर, पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर है ये। इसलिए आपको ट्रांस इफेक्ट का असर यहां ज्यादा दिखेगा, यहां आपको कम दिखेगा। यहां पे क्या, इसलिए क्या होता है? मोर इफेक्ट ऑफ, या मोर इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रांस इफेक्ट। तो आपको जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हो ट्रांस इफेक्ट में ज्यादा चेंजेस या कम चेंजेस, वो आपको यहां ज्यादा दिखाई देगा। मोर इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रांस इफेक्ट। यहां आपको क्या दिखेगा? लेस इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रांस इफेक्ट। तो आप ये भी बता सकते हो यहां से। तो ये भी ध्यान रखना कि मेटल में भी आप बता सकते हो कि कौन सा वाला मेटल ट्रांस इफेक्ट से ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, कौन सा वाला मेटल ट्रांस इफेक्ट से कम इन्फ्लुएंस होगा। समझ गए ना? तो याद रखना 3D 4D 5D में अगर कंपेयर करोगे तो 5D मेटल जो है जनरली हो, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखना। कंपेयर तभी करना जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रखोगे? सेम। तो अगर आप एक 3D का मेटल लेते हो, एक 4D का मेटल लेते हो, एक 5D का मेटल लेते हो और सब में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखोगे तो आपको ट्रांस इन्फ्लुएंस से होने वाला असर ज्यादा कहां दिखेगा? 5D सीरीज मेंबर में। कम असर कहां दिखेगा? 3D सीरीज मेंबर में। इसमें कुछ भी रटना उटना नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल है, समझ लोगे ना? बताओ बताओ, अगर इतनी बात समझ में आई तो मैं इसकी लिमिटेशन बताता हूं थ्योरी की। क्योंकि अगर ये सही होती तो पाई बॉन्डिंग थ्योरी क्यों आती? क्या वो माइक में प्रॉब्लम है बेटा क्या? तो आप लिगैंड का भी समझ गए ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर, और आप मेटल में भी समझ गए कि ट्रांस ट्रांस इफेक्ट कौन से मेटल में आपको ज्यादा ऑब्जर्व होगा, कौन ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा उसको, कहां पे ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो अब दूसरी थ्योरी पे आते हैं हम लोग। दूसरी थ्योरी, अब देखो यही पिक्चर देखो, लिमिटेशन देख लेते हैं इसकी। लिमिटेशन, लिमिटेशंस ऑफ पोलराइजेशन थ्योरी। पोलराइजेशन थ्योरी, देखो ये थ्योरी क्या बोल रहा है? ये थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज्यादा ट्रांस डायरेक्टिंग पावर, उतना ही ज्यादा ट्रांस इफेक्ट पावर। ये बात सही है क्या?
अगर ये बात सही होती तो C2H4 और आयोडाइड में अगर आप कंपेयर करो तो आयोडाइड का साइज तो बहुत बड़ा है, उसकी पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा है कंपेरिजन टू किसके C2H4 के। तो C2H4 तो क्या होना चाहिए था, वीक ट्रांस इफेक्ट वाला। अगर मैं कंपेयर करूं C2H4 में और I माइनस में तो इसका तो बहुत बड़ा साइज है, वेरी हाई पोलराइजेबिलिटी, वेरी हाई पोलराइजेबिलिटी, राइट। या कार्बन मोनोऑक्साइड से कंपेयर कर लूं, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकी सबकी क्या इसके कंपेरिजन में, लो पोलराइजेबिलिटी, लो पोलराइजेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसकी ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज्यादा, इसकी ट्रांस डायरेक्टिंग पावर कम। लेकिन ऐसा होता है क्या? तो अगर इस थियरी का मानो तो I माइनस के पास ज्यादा ट्रांस डायरेक्टिंग पावर होनी चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड से या C2H4 से। लेकिन मैंने आपको ट्रांस इफेक्ट सीरीज पढ़ाई है, वहां पे आपने देखा होगा कि जो पाइक्सेप्टर लिगेंड्स हैं वो क्या होते हैं, वो ज्यादा ट्रांस डायरेक्टिंग पावर शो करते हैं कंपेरिजन टू I माइनस के। देखा है ना आपने, Cn माइनस, C2H4, NO, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद आते हैं ना ये लोग आयोडाइड वाले या ब्रोमाइड वाले या क्लोराइड वाले, है ना। तो क्या ये थियरी प्रॉपर तरीके से हर लिगेंड पे एप्लीकेबल है क्या, बताओ। इसके अकॉर्डिंग इसकी ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए, थियरी के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए ट्रांस डायरेक्टिंग पावर, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पोलराइजेशन थियरी, अकॉर्डिंग टू पोलराइजेशन थियरी। बट ऐसा है तो नहीं, वास्तव में ऐसा है नहीं, ये हम ऐसा होना चाहिए बट ऐसा है नहीं। इसका मतलब ये थियरी क्या है, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, मतलब थियरी क्या हो गई, फेल हो गई। थियरी इज नॉट एप्लीकेबल टू एक्सप्लेन द हाई ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ऑफ पाई बॉन्डिंग लिगेंड, उसको समझा नहीं पाता ये, ठीक है, राइट। और एक चीज देखो, तो यहां लिख देता हूं मैं, थियरी फेल्स टू एक्सप्लेन, तो ये लिमिटेशन ध्यान रखना, थियरी फेल्स टू एक्सप्लेन हाई ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ऑफ, हाई ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ऑफ पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। दूसरा एक चीज सुनो, ये एक थ्योरी क्या बोल रही है कि जितना ज्यादा पोलराइजेबल होगा बॉन्ड उतना कमजोर हो जाएगा, ठीक है, यही बोल रहा है ना। देखा ये गया कि बहुत सारे केसेस में ऐसा है, जैसे हम हाइड्राइड का एग्जांपल लेते हैं, उसका कंपेयर कर लेते हैं किसी और एक OH माइनस से, मान लो कंपेयर कर लेते हैं, तो देखा ये गया कि बहुत जगह पे ऐसा है कि जो दो हमारे पास लिगेंड है, जो सामने उनके ट्रांस वाला लिगेंड है, समझाता हूं मैं ऐसे, समझो ऐसे, देखो जैसे मान लो, दूसरा पॉइंट, पहला तो ये है लिमिटेशन, दूसरा ये है, समझो मैं ऐसा कह रहा हूं कि मान लो हमारे पास MX है, यहां पर L है, MX है, यहां पर L डैश है। देखा ये गया कि यहां जो बॉन्ड पे असर पड़ता है, ध्यान सुनो, यहां जो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे असर पड़ेगा, क्योंकि रिपल्सन होगा तो बॉन्ड वीक होगा ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे जो असर पड़ता है वो इसके केस में, इसके केस में लगभग क्या होता है, सिमिलर, सिमिलर इफेक्ट ऑन MX बॉन्ड। लेकिन जब रेट कंपेयर कर, ध्यान सुनो मेरी बात, देखा गया कि मान लो हमारे पास X है, इधर X है, अच्छा आप मेरे नंबर पे कर सकते हो भैया, मेरा ये नंबर है 9717362970, व्हाट्सएप मैसेज करना, ठीक है, कॉल मत करना, कि कॉल जनरली मैं रिसीव नहीं करता हूं, ठीक है। व्हाट्सएप करोगे तो मैं रिप्लाई दे दूंगा, थोड़ी देर में ही दे दूंगा, लेकिन दे दूंगा जरूर, ठीक है। अब इधर समझो, देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि कई सारे लिगेंड के केस में ऐसा देखा गया है कि मान लो एक लिगेंड L है, एक लिगेंड L डैश है, तो यहां हमारे पास X है, यहां हमारे पास X है, तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ देखी गई है ना ट्रांस पे, हमने बताया ना रिपल्सन की वजह से बॉन्ड कमजोर हो जाता है, तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे देखी गई दोनों के केस में लगभग सिमिलर थी। लेकिन जब इनकी ट्रांस डायरेक्टिंग पावर देखी गई, जब इनकी ट्रांस डायरेक्टिंग पावर देखी गई, तो उसमें ह्यूज डिफरेंस था, L और L में डैश में क्या था, बहुत ज्यादा डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। इसे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि सिर्फ यही फैक्टर नहीं होगा ट्रांस इफेक्ट को डिसाइड करने में। समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो
H माइनस का मान लेते हैं हम OH माइनस से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो देखा ये गया कि H माइनस के ट्रांस में लिगेंड जो है और OH माइनस के ट्रांस में जो बॉन्ड है हमारा मतलब एक्स बॉन्ड है, उसमें देखा गया बॉन्ड स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब डेफिनेटली H माइनस का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो सामने ट्रांस वाला होगा थोड़ा कमजोर होगा OH माइनस के कंपैरिजन में, लेकिन बहुत ज्यादा असर नहीं है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। लेकिन जब रेट कंपेयर किया गया, ट्रांस डायरेक्टिंग पावर कंपेयर की गई, तो आप पढ़ोगे H माइनस कहां आता है और OH माइनस कहां आता है। सीरीज अगर आपको याद हो तो H माइनस की ट्रांस डायरेक्टिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, OH माइनस की ट्रांस डायरेक्टिंग पावर बहुत कम होती है। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि सिर्फ ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना ग्राउंड स्टेट में, जो आप बॉन्ड स्ट्रेंथ को घटा रहे हो बढ़ा रहे हो, यही सोल फैक्टर नहीं है। ये सोल फैक्टर नहीं है ट्रांस इफेक्ट को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि अगर यही सोल फैक्टर होता तो L और L डैश की ट्रांस डायरेक्टिंग पावर क्या होती, सिमिलर। लेकिन कई सारे केसेस में ऐसा देखा गया कि ट्रांस इफेक्ट पावर ट्रांस डायरेक्टिंग पावर में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इसका मतलब सिर्फ ग्राउंड स्टेट की प्रॉपर्टी को कंसीडर करके आप कभी भी ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? इसका मतलब आपको ट्रांजिशन स्टेट पे भी फोकस करना होगा, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी के बारे में भी बात करना होगा। ये क्या हो गया भाई? समझ में आ रहा है? इसका कंक्लूजन क्या है? ये जो दूसरा स्टेटमेंट मैं आपको समझा, उसका कंक्लूजन क्या है कि नो डाउट यहाँ पे दोनों केस में आपकी बॉन्ड्स लगभग सिमिलर दिखी, लेकिन रेट में डिफरेंस दिखा, जो ट्रांस इफेक्ट पावर में डिफरेंस दिखा वो बहुत ज्यादा दिखा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सिर्फ ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। अगर आपको ट्रांस इफेक्ट पूरी तरह से समझना है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट अदर थिंग्स। दैट इज, सिर्फ ग्राउंड स्टेट पे बात करने से बात नहीं बनने वाली है, आपको ट्रांजिशन स्टेट के बारे में भी बात करना होगा। आप समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? जो मैं समझाना चाह रहा हूं समझ में आया कि सिर्फ ग्राउंड स्टेट पे बात करने से काम नहीं होगा, क्योंकि अगर ग्राउंड स्टेट पे बात करने से काम होता है तो ट्रांस डायरेक्टिंग पावर सिमिलर होनी चाहिए थी, क्योंकि यहां भी बॉन्ड उतना ही कमजोर है, यहां भी बॉन्ड उतना ही कमजोर है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, एक की रेट बहुत ज्यादा है, एक की रेट बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ वी हैव टू थिंक अबाउट अदर थिंग्स। अदर थिंग्स का मतलब हम सिर्फ ग्राउंड स्टेट को या ग्राउंड स्टेट के बारे में बात करके ट्रांसमिट को कभी समझा ही नहीं सकते। हमको ट्रांजिशन स्टेट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। समझ में? इसीलिए जो अगली थियरी है पाई बॉन्डिंग थियरी, इसीलिए तो आई वो। समझ में आ रही बात? ये ध्यान रखना, ठीक। चलो, तो ये है लिमिटेशंस इसकी। अब आगे हम लोग आते हैं पाई बॉन्डिंग थियरी पे, ठीक है। उसका देख लेते हैं पाई बॉन्डिंग थियरी। पाई बॉन्डिंग थियरी, इसको दो लोगों ने डेवलप किया अलग अलग, गिवन बाय, या ऐसे लिख सकते हैं इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड बाय, इंडिपेंडेंटली डिपेंडेंटली डेवलप्ड बाय, डेवलप्ड बाय ऑर्गेल। ऑर्गेल जानते हो ना आप लोग? ऑर्गेल का नाम तो सुना होगा आपने। ऑर्गेल, आई थिंक 1954, एंड चैट 1955, ठीक है। एक दो साल का अगर डिफरेंस होगा ईयर में तो कोई बात नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। हो सकता है एक दो साल में आगे पीछे लिख दिया हूं, बट जहां तक मुझे याद है शायद यही है, ठीक है। भूलोगे नहीं, देखो पढ़ाई जब भी करो भैया, केमिस्ट्री में खासकर लिख कर पढ़ा करो। मतलब जब भी पढ़ाई करो ना, तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको लिखो, दो तीन बार, चार पांच बार लिखो, या तब तक लिखो जब तक आपको पूरा टॉपिक को याद ना हो जाए। जैसे मान लो कोई टॉपिक आप पढ़ रहे, एक बार पढ़ लो, उसके बाद उसको बिना देखे कॉपी में लिखो। तो अगर ऐसा करोगे तो आपको जो है फिर वो भूलोगे नहीं। आप लिख कर पढ़ोगे तो नहीं भूलोगे, ठीक है। अगर आप सिर्फ ऐसे बुक खोल के देखोगे ना, ऐसे ऐसे करके कि हाँ अच्छा ये लिखा ये लिखा, तो डेफिनेटली आप भूल जाओगे। और फिर दूसरा, कोशिश करो पढ़ते समय थोड़ा कॉन्सेप्चुअली सोचो चीजों को, क्योंकि हम चीजें अगर सिर्फ याद करेंगे या याद करने की कोशिश करेंगे तो हमें याद नहीं होगा, भूलेगा जरूर वो। तो आप अगर लिख कर पढ़ोगे तो मुझे लगता है आप ज्यादा देर तक रिटेन रहेगा, ज्यादा देर तक आपको याद रहेगा वो। और धीरे धीरे जब आपकी आदत हो जाएगी तो एक कंडीशन बाद फिर आपका माइंड खुद ही आपको सजेस्ट करने लगेगा नहीं आपको याद हो गया, तो धीरे धीरे आदत हो जाती है तो ठीक हो जाता है अपने आप। चलो देखो,
इंपॉर्टेंस क्या है इस थियरी का? हमने अभी इससे पहले पढ़ा कि पहली थियरी किस पे मेनली फोकस कर रही थी। पहली थियरी का मेनली फोकस क्या था, यहां मैं लिख देता हूं 1954 टू 55, ठीक है, 55 टू 56 एग्जैक्टली लिख लेना, ठीक है। तो जो पहली थियरी थी वो मेनली किस पे फोकस कर रही थी? ग्राउंड स्टेट पे। मतलब ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड कमजोर होगा तो जल्दी से निकल जाएगा, ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज्यादा होगी। ये थियरी जो है ये बेसिकली जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी पे फोकस करती है। फिर किस पे फोकस करती है? ध्यान सुनना, जो पाई बॉन्डिंग थ्योरी है वो मेनली फोकस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो आपसे अगर पूछे कि पाई बॉन्डिंग थ्योरी के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, या इससे स्टेटमेंट दे दे, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोलराइजेशन थ्योरी एंड पाई बॉन्डिंग थ्योरी, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना बेसिस क्या है थ्योरी का, ठीक है। यहां लिखता हूं, इट मेनली फोकस्ड ऑन या इट मेनली बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, राइट, या टीवीपी इंटरमीडिएट, एक ही बात है, मैंने बताया था दोनों बन सकते हैं। यहां ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि ये ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बारे में बोलता है, ठीक है। वो किस में बोल रहा था? वो ग्राउंड स्टेट के बारे में बोल रहा था। ओके बेटा, ठीक है ठीक है, चलो अब आपको मैं समझाता हूं कि कैसे ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है। देखो, हालांकि मैं आपको पहले बता चुका हूं। देखो, मान लो मैं यहां पे ऐसे लेता हूं, हमारे पास पहले क्या था? स्क्वायर प्लेनर, ऐसे समझो, यहाँ पे L, यहां पर X, यहां पर ऐसे मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे TT ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक लिगेंड है, यहाँ पर X है, हम Y पे जोड़ते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पर ऐसे जुड़ जाएगा, इसी को स्टेबलाइज करेगा जो हमारे पास ये बना है। यहाँ पर हमारे पास T, यहाँ पर हमारे पास X, यहाँ पर L T, ये कन्वर्ट हो जाता है TVP में। क्यों होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये सब बातें। यहाँ T, यहाँ T, यहाँ X, यहाँ Y, यहाँ L। अब देख लो ये जो आपका इंटरमीडिएट है कैसे स्टेबल हो रहा है। अगर आपका लिगेंड L, ये क्या है आपका? ये पाई एक्सेप्टर है, ये है पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। देखो कैसे स्टेबल करेगा, ध्यान देखो। यहां पर मैं लिखता हूं M, यहां पर L, राइट, यहां पर X, यहां पर Y, यहां पर T और T। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, देखो पहले यहां पर 4 लोग थे, क्लियर दिख नहीं रहा है? सभी के साथ प्रॉब्लम है क्या? ये सभी लोग को क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? एक बार बता दो, तभी आगे पढ़ाता हूं मैं। मुझे लगता है नेटवर्क इशू होगा बेटा। क्लियर दिख रहा है कि नहीं बताओ? हाँ क्लियर है, ठीक है। कुछ नेटवर्क इशू होगा भैया। देखो, अगर ये यहाँ एडिशनल आएगा तो इस पे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ना। मेटल पे क्या बढ़ाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। भाई पहले 4 लोग थे, अगर एडिशनल न्यूक्लियोफाइल आएगा तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। मेटल पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो रिपल्सन बढ़ेगा। रिपल्सन बढ़ेगा तो ये जो सिस्टम है, जितना ज्यादा रिपल्सन होगा इसकी एनर्जी उतनी क्या हो जाएगी? ज्यादा। और जितनी ज्यादा इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी उतना ही क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल। ये तो अगर हम क्या करें, जो मेटल पे इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वाई के आने से, अगर उसको हम रिमूव कर दें तो जो मेटल के लिगेंड से या जो रिपल्सन सिस्टम में है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रिपल्सन अगर कम हो जाएगा तो सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, राइट। तो सिंपल क्या होगा? देखो यहाँ पे ऑर्बिटल लेता हूं मैं ऐसे, देखो ये क्या करेगा? मेटल पे जो इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? रिमूव। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल से रिमूव हो गई तो यहाँ क्या हो जाएगा? लेस रिपल्सन। अब रिपल्सन कम हो जाएगा, रिपल्सन कम हो जाएगा तो जो आपकी ये टीबीपी ट्रांजिशन स्टेट है इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लेस एनर्जी। और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम होने का मतलब क्या हो जाएगा? मोर स्टेबिलिटी। या कहने का मतलब सिंपली बोल सकता हूं मैं, लेस एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी। प्रोसेस के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी क्या हो जाएगी? वो कम। और एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम हो जाएगी, ट्रांस वाला लीविंग ग्रुप उतनी जल्दी से रिमूव हो जाएगा। समझ गए? तो सिंपल पाई एक्सेप्टर ने क्या किया यहां पर? इसने ग्राउंड स्टेट पे तो चलो जो असर डालेगा, मेनली क्या किया इसने? इस टीवीपी ट्रांजिशन स्टेट को क्या किया? स्टेबलाइज। हमने पहले देखा था कि वो सिर्फ
ट्रांस वाले बॉन्ड को वीक कर रहा था। ये क्या कर रहा है, जो आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट है या जो आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट है, उसको क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करता है। ये लोग भी बॉन्ड कर सकते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे इनके बारे में बोलूं तो देखो ऐसे कर सकता हूं मैं, एल यहां पर एक्स, यहां पर वाई। देखो यहां ये ऑर्बिटल में ड्रॉ करता हूं ऐसे, इनकी ऑर्बिटल ऐसे दिखा देते हैं, तो एक इधर ओवरलैप कर लेगा, एक इधर ओवरलैप कर लेगा। इसकी ऑर्बिटल ऐसे दिखा देते हैं, एक इधर ओवरलैप कर लेगा, एक इधर ओवरलैप कर लेगा। तो ये लोग भी पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक्स और वाई भी। तो ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है। तो ये पूरा जो सिस्टम यहाँ पे बन रहा है ना, ये ओवरऑल क्या करेगा, जितनी एडिशनल बॉन्डिंग होगी, ये भी बॉन्डिंग कर ले रहा है, ये भी बॉन्डिंग कर ले रहा है, ये भी बॉन्डिंग कर रहा है, तो जितनी एडिशनल बॉन्डिंग होगी उतना ही क्या हो जाएगा, मोर स्टेबिलिटी। ठीक, हमें लेकिन मेनली यहाँ पे फोकस किस पे करना है, इस वाले पे। ठीक है, तो ये एडिशनल बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग करते हैं, मैंने आपको दिखाया, बट हमें कैसे ध्यान रखना है इस पे, ये जितना अच्छा पाई एक्सेप्टर होगा उतना ही ज्यादा क्या करेगा, मेटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को लेगा। जितना मेटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को लेगा, सिस्टम में रिपल्सन उतना कम, रिपल्सन जितना कम, इस टीबीपी ट्रांजिशन स्टेट या टीबीपी इंटरमीडिएट की एनर्जी उतनी कम, एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा। और सिस्टम अगर स्टेबल है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन उतना क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। समझ गए? तो सिंपल क्या करता है, ये ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर रहा है। वो जितना स्टेबल होगा, एक्टिवेशन एनर्जी उतनी कम हो जाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन उतनी क्या होगी, फास्ट। और ट्रांसफर यही तो है कि सामने वाला कितना जल्दी हटता है, जितना जल्दी हटेगा इसका मतलब उसकी ट्रांस डायरेक्टिंग पावर उतनी क्या है, ज्यादा है। तो जितना स्टेबल करेगा उतनी ही कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी, जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी जल्दी हटेगा, जितनी जल्दी हटेगा इसका मतलब है ट्रांस डायरेक्टिंग पावर उतनी ज्यादा है। ये तो मतलब हुआ। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पाई बॉन्डिंग लिगेंड से उनके बारे में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता है ये। ठीक, तो यहां मैं लिख देता हूं, यहां पे देखो, मोर द पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, मोर द पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, more the stability of TBP transition state or intermediate, more the stability of TBP transition state और इंटरमीडिएट, वो डिपेंड करेगा कौन क्या बनता है। और जितना ज्यादा ये होगा उतना ही क्या होगा, लेस एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। और जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना क्या होगा, फास्टर द सब्स्टिट्यूशन, फास्टर द सब्स्टिट्यूशन। और जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा इसका मतलब उतनी ही क्या है, उतनी ही ट्रांस डायरेक्टिंग पावर है। यही तो बोला जाता है, जितना जल्दी सब्स्टिट्यूट करेगा उतनी ज्यादा क्या है, ट्रांस डायरेक्टिंग पावर है। ये बात समझ में आई सभी लोग को? तो सिंपल ये थियरी बेस्ड है, या मेजर फोकस, ऐसा नहीं कि ग्राउंड स्टेट की बात बिल्कुल नहीं करोगे इसमें आप, लेकिन मेनली इसका फोकस है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट या टीवीपी इंटरमीडिएट, उसके बारे में मेनली फोकस्ड है। तो ये किसके लिए, मेनली वो लिगेंड जो पाइक्सेप्टर लिगेंड्स हैं, क्योंकि जो पहली थियरी थी वो तो पाइक्सेप्टर के बारे में कुछ बोल ही नहीं रही थी, वो तो कह रही थी कि नहीं जो पोलराइजेबल होगा वो अच्छा होगा, जो पोलराइजेबल नहीं होगा वो खराब होगा। तो पाइक्सेप्टर वाले कहाँ गए, उनकी तो ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज्यादा है। तो ये जो थियरी है, जो पाइक्सेप्टर लिगेंड है उनकी हाई ट्रांस डायरेक्टिंग पावर को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, समझ गए? चलो, अब इससे देखो, इससे ये भी समझा सकते हो आप, इस थियरी से भी आप वो बात बता सकते हो, कौन सी वाली, देखो अभी हमने पढ़ा था ना प्लेटिनम वाला, है ना, पैलेडियम वाला, इससे भी बता सकते हो, ऐसा नहीं कि उससे बता सकते हो। निकिल वाला, इससे भी समझा सकते हो आप। मुझे जरा बताओ ध्यान से, यहां समझो, यहां पर 5d ऑर्बिटल है, यहां पर 4d ऑर्बिटल है, यहां पर 3d ऑर्बिटल है। इनमें से कौन ऑर्बिटल बेहतर ओवरलैप करता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसकी ज्यादा है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग
कौन ऑर्बिटल बढ़िया ओवरलैप करती है? क्योंकि ये भाई ये किस पे बेस्ड है? ये ओवरलैपिंग बेस्ड है। जितना बढ़िया ओवरलैपिंग होगा उतना ही ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा। ऐसे समझो, इधर देखो, मैं बताऊं कि अगर यहाँ पर हम मेटल ले लेते हैं, ध्यान सुनो मेरी बात, यहां से मेटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मैं भेज रहा हूं यहाँ पे, तो जितना ज्यादा ये डिलोकलाइजेशन होगा उतना ही तो स्टेबिलिटी होगी, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इसका मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या दिखेगा आपको? ट्रांस इफेक्ट। उतना ही इफेक्ट क्या दिखेगा आपको? ट्रांस इफेक्ट का इफेक्ट ज्यादा दिखेगा। भाई जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन करेगा, ये इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जितना यहां से रिमूव करेगा, उतनी ही तो मेटल जो पूरा पूरा टीवीपी सिस्टम है उतना ही तो स्टेबलाइज होगा वो, और जितना स्टेबलाइज होगा इसका मतलब ट्रांस डायरेक्टिंग पावर उतनी ज्यादा, क्योंकि जितना स्टेबल होगा एक्टिवेशन एनर्जी उतनी कम, राइट? तो इनमें से सबसे अच्छा डिलोकलाइजेशन कौन करेगा? 5D वाला। ये ऑर्डर होता है। इसीलिए अगर आप लिखोगे कि मोर इन, या ऐसे लिख सकते हो, इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रांसपेक्ट का अगर ऑर्डर देखोगे तो आपको ज्यादा किसमें दिखाई देगा? प्लेटिनम में दिखेगा, उससे कम किसमें दिखेगा? पैलेडियम में दिखेगा, उससे कम किसमें दिखेगा? निकेल में। तो शायद एक रीजन ये भी है प्लेटिनम को सिलेक्ट करने का कि ट्रांसपेक्ट का ज्यादा इफेक्ट इसी में दिखता है कंपेरिजन टू निकेल या पैलेडियम के। बाकी क्या रीजन है मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, लेकिन एक रीजन ये भी है कि ट्रांस इफेक्ट जो है वो ज्यादा आपको प्लेटिनम में दिखेगा। एक सवाल यही भी आपसे पूछ ले कि मान लो अगर मैं प्लेटिनम को ऐसे कर दूं, प्लेटिनम 2, प्लेटिनम 4, आपसे पूछो बताओ किस में ट्रांसपेक्ट ज्यादा दिखेगा, क्या बताओगे आप? यहां देखो, यहां क्या है? लेस न्यूक्लियर फोर्स। अगर न्यूक्लियर फोर्स कम है यहाँ, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ क्या है? मोर न्यूक्लियर फोर्स। मोर न्यूक्लियर फोर्स कौन ज्यादा बेटर डिलोकलाइज करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को? अगर लिगैंड से इंटरेक्शन करना हो तो कौन अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा डिलोकलाइज करेगा? ये करेगा ना, क्योंकि यहां पर लेस न्यूक्लियर फोर्स है, तो लिख सकते हैं मोर डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मोर डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये क्या करेगा? उतना अच्छा डिलोकलाइजेशन नहीं करेगा, ये उतना अच्छा पाई का डिलोकलाइजेशन नहीं करेगा, लेस डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स की या टीवीपी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जितनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी उतना ही आपको क्या दिखेगा? ट्रांस इफेक्ट, या उतना ही आपको ट्रांस इफेक्ट का असर दिखेगा। तो असर कहां ज्यादा दिखेगा? इसमें। तो आप ये भी कंपेयर कर सकते हो कि प्लेटिनम 2 प्लेटिनम 4 में आपको कहां ज्यादा असर दिखेगा ट्रांस इफेक्ट का। समझ रहे हो आप ये? बताओ एक बार सारे लोग, ये समझ में आया? भाई जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन, पाई बॉन्डिंग का इफेक्ट उतना ज्यादा, जितनी बढ़िया बॉन्डिंग होगी टीवीपी उतना स्टेबल, और टीवीपी जितना स्टेबल होगा इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन के लिए उतनी कम है। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रेट उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा रेट उतनी ही ट्रांस डायरेक्टिंग पावर या उतना ही इफेक्ट दिखेगा ट्रांस इफेक्ट का, उतना ही इंफ्लुएंस दिखेगा ट्रांस इफेक्ट का। समझ रहे हो? बाकी लोग बताओ एक बार जल्दी से, ये समझ में आया? तो ये थियरी किस पे बेस्ड है ये ध्यान रखना आप, राइट? हो गया? चलो, तो अभी तक हमने ये देखा कि हमने दो चीजें पढ़ ली कि अगर पोलराइजेबिलिटी वाले को समझाना है कि I माइनस की ट्रांस डायरेक्टिंग पावर क्यों ज्यादा, देन बी कैन यूज पोलराइजेशन थ्योरी। अगर पाई बॉन्डिंग लिगेंड के बारे में बात करनी है कि वो लोग ज्यादा क्यों, देन बी कैन यूज पाई बॉन्डिंग थ्योरी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि CH3 माइनस, ध्यान सुनो मेरी बात, CH3 माइनस क्या ये ज्यादा पोलराइजेबल है? क्या इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है? लेस पोलराइजेबल। ध्यान से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, लेस पोलराइजेबल है, राइट? क्या ये पाई एक्सेप्टर है? नहीं, पाई एक्सेप्टर तो है नहीं है। तो इसकी जो ट्रांस डायरेक्टिंग पावर है
वो आई माइनस से अगर कंपेयर करो CH3 माइनस की, तो आई माइनस की ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप पोलराइजेशन, ध्यान सुनो मेरी बात, समझो इधर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझो। अगर मैं आपसे बोलूं आई माइनस और CH3 माइनस में, मुझे बताओ आई माइनस की पोलराइजिबिलिटी ज्यादा, CH3 माइनस की पोलराइजिबिलिटी कम, तो किसकी ट्रांसडायरेक्टिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए? अगर आपसे मैं पूछूं कि ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन थ्योरी जो हमने पढ़ा है अभी, तीसरी थ्योरी की जरूरत क्यों, यहीं से आपको समझ में आएगा। पोलराइजेशन थ्योरी के बेसिस पे अगर आपसे मैं बोलूं, बताओ कि CH3 माइनस आई माइनस CH3 माइनस में CH3 माइनस जो है और आई माइनस, इसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा है, इसकी पोलराइजिबिलिटी कम है, तो ट्रांस डायरेक्टिंग पावर का ऑर्डर क्या होना चाहिए? कौन अच्छा ट्रांस डायरेक्टिंग पावर होना चाहिए, आई माइनस के पास या CH3 माइनस के पास? जल्दी से बताओ कौन, आई माइनस के पास ना। लेकिन आपको पता है सीरीज में ऐसा नहीं होता, ये होना चाहिए बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, CH3 माइनस के पास ज्यादा पावर होती है आई माइनस से। ये पाई बॉन्डिंग थ्योरी पे आते हैं, देखो इसमें पाई बॉन्डिंग थ्योरी में देखो, पाई बॉन्डिंग थ्योरी में क्या, ध्यान सुनना। अगर मैं NO2 माइनस का कंपेयर करूं CH3 माइनस से, ये तो गुड पाई एक्सेप्टर है, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो पाई एक्सेप्टर है, और ये तो पाई एक्सेप्टर है ही नहीं। तो जितना जो पाई एक्सेप्टर होगा उसकी ट्रांसडायरेक्टिंग पावर ज्यादा, जो नहीं होगी उसकी ट्रांसडायरेक्टिंग पावर कम। तो उसके अकॉर्डिंग, पाई बॉन्डिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन अच्छा होना चाहिए, ट्रांस डायरेक्टिंग पावर वाला। भाई NO2 माइनस है, पाई एक्सेप्टर की तरह काम कर सकता है वो, है ना, और CH3 माइनस पाई एक्सेप्टर की तरह काम नहीं कर सकता। तो पाई बॉन्डिंग थ्योरी तो यही बोल रही थी ना कि पाई एक्सेप्टर होगा तो TVP क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा TVP को, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, तो ट्रांस इफेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो अगर आप पाई बॉन्डिंग थ्योरी को कंसीडर करो तो NO2 माइनस में CH3 माइनस में अच्छा ट्रांस डायरेक्टिंग लिगैंड कौन होना चाहिए, बोलो। अगर आप कंपेयर करो तो अच्छा ट्रांस डायरेक्टिंग कौन होना चाहिए, ये अच्छा पाई एक्सेप्टर है, ये तो पाई एक्सेप्टर है ही नहीं। तो पाई बॉन्डिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग अच्छा पाई एक्सेप्टर किसे होना चाहिए, इससे। ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू पाई बॉन्डिंग थ्योरी, बट ऐसा है नहीं। ऑर्डर क्या होता है, CH3 माइनस अच्छा होता है NO2 माइनस से, ये होता है। मतलब कहीं ना कहीं दोनों की दोनों थियरीज कुछ लिगेंड्स की हाई ट्रांस डायरेक्टिंग पावर को समझाने में फेल हो गई। सही बात है ना? एक बार ध्यान से सोचो, तब आपको समझ में आएगा कि तीसरी थ्योरी हम पढ़ते क्यों हैं। आप समझ में आया तीसरा हमको पढ़ने की क्यों जरूरत है? बिकॉज ना तो पोलराइजेशन थ्योरी से हम समझा सकते हैं, ना तो पाई बॉन्डिंग थ्योरी से समझा सकते हैं। इसका मतलब हमको कुछ और थिंक करने की जरूरत है, उसी के लिए हमारे पास है तीसरी थ्योरी। बस थोड़ी छोटी सी थ्योरी है, आराम समझ लो, बस एक दो चीजें। उसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्डिंग थ्योरी, सिग्मा बॉन्डिंग थ्योरी, राइट। यहां लिख लेना, गिवन बाय लैंगफोर्ड एंड ग्रे इन 1965। सबसे रिसेंट थियरी है ये। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, दो चीजों पे बेस्ड है। ये थियरी ये मानता है कि चेंज जो है दोनों जगह पे है, ग्राउंड स्टेट पे भी है और ट्रांजिशन स्टेट पे भी। तो ये क्या बोलता है कि जो गुड, ध्यान सुनना, जो गुड सिग्मा डोनर है, क्योंकि CH3 एक ही चीज है, गुड सिग्मा डोनर इन्फ्लुएंसेस बोथ ग्राउंड स्टेट as well as TVP ट्रांजिशन स्टेट, दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसलिए अच्छा हो गया ये। मतलब इन लोग की जो ट्रांस डायरेक्टिंग पावर है वो ठीक ठाक है, तो दोनों पे ध्यान देता है ये, इस पे भी ध्यान देगा और इस पे भी ध्यान देगा। तो दोनों पे ध्यान दे रहा है, इसलिए थोड़ी इनकी ट्रांस डायरेक्टिंग पावर क्या होगी, बढ़िया हो गई। नहीं तो CH3 माइनस की ट्रांस डायरेक्टिंग पावर अगर आप पोलराइजेशन थ्योरी से करोगे तो आई माइनस से कम होनी चाहिए, पाई बॉन्डिंग थ्योरी से करोगे तो पाई एक्सेप्टर तो है नहीं, तो इसका पाई बॉन्डिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन स्टेट पे असर पड़ना ही नहीं चाहिए, बट ऐसा है नहीं। इसका असर दोनों जगह पे होता है, ग्राउंड स्टेट पे भी और जो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट है उस पे भी।
समझ लेते हैं कैसे। इन्हीं दोनों की वजह से CH3 माइनस हो गया या H माइनस हो गया, इनकी ट्रांस डायरेक्टिंग पावर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, नहीं तो ये लोग भी वही ClBr के साथ आते, पीछे आते। ये लोग पहले क्यों आ रहे हैं? कुछ पाई एक्सेप्टर्स इनकी टेंडेंसी ज्यादा है, कुछ हाईली पोलराइजेबल्स इनकी पावर ज्यादा है। भाई CH3 माइनस जो है I माइनस से ज्यादा अच्छा ट्रांस डायरेक्टर है ना, इसका मतलब पोलराइजेबिलिटी कम होने के बावजूद भी अच्छा ट्रांस डायरेक्टर है। सेकंड, NO2 माइनस से अच्छा ट्रांस डायरेक्टर, मतलब पुअर पाई बॉन्डिंग एफिनिटी होने के बावजूद, पुअर पाई बॉन्डिंग या पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होने के बावजूद NO2 माइनस से अच्छा ट्रांस डायरेक्टिंग पावर है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना इसमें, राइट? ठीक है, देखो LFT मतलब जब कभी भी मुन्ना सिग्मा बॉन्डिंग लिखा जाए ना, तो सिग्मा बॉन्डिंग का मतलब होता है ओनली सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है, ये लोग सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे बस, राइट? ठीक। लिगेंड फील्ड थ्योरी, अरे यार वो उस पे कहां आ रहे हो, लिगेंड फील्ड थ्योरी का तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ कि बॉन्ड अच्छा बनाएगा खराब बनाएगा, बस बस इतनी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, राइट? LFT में क्या, LFT CFT सेम ही है। LFT जो है थोड़ा वो इंटरेक्शन को डिसाइड कर लेता है। LFT में सिंपल ये बोला जाता है कि LFT में जो है हमारे पास कोवैलेंट इंडक्शन की बात करने लगते हैं, राइट? बाकी जो है LFT भी सेम उसी तरह बोलता है कि जितना अच्छा बॉन्ड बनाओगे, जितना अच्छा पाई, LFT खैर लंबा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग की बात नहीं करना चाहिए उसमें। LFT में पाई बॉन्डिंग का भी कॉन्सेप्ट आता है, यहां मैं सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं। ठीक है, तभी तो आप LFT से समझा पाओगे ना कि अच्छा पाई एक्सेप्टर लिगेंड जो होता है उसके पास बढ़िया ज्यादा डेल्टा वैल्यू होती है, ज्यादा CFSC वैल्यू होती है। जो अच्छा डोनर होता है उसकी कम डेल्टा वैल्यू होती है। तो उसमें आपको दोनों चीजें देखनी होती है। लिगेंड फील्ड थ्योरी में आपको सारा इंटरेक्शन देखना है। एक्चुअली बेसिकली समझ लो कोवेलेंट कोवेलेंट इंटरेक्शन आपको देखना होता है। ठीक है, यहां मैं सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूं। अब देखो समझो दो तरीके से कैसे असर डालता है। यहाँ X है, यहाँ L है। L को मैं बोल देता हूं कि हमारे पास ये क्या है, CH3, यहाँ पे मान सकता हूँ H माइनस, ये लोग हैं। ठीक है, तो अगर ये अच्छा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो मैंने आपको बताया जितना अच्छा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इसकी जो मेजर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल का मेजर पोर्शन इसकी तरफ चला आएगा, इधर आएगा माइनर पोर्शन। ये जो बॉन्ड है क्या हो जाएगा, वीक बॉन्ड। इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, फास्ट रिमूवल। याद होगा आपको, मैंने ट्रांसपेक्ट आपको पढ़ाया है कि अगर ये अच्छा डोनर हुआ तो इधर की तरफ इस ऑर्बिटल का मेजर पोर्शन चला जाएगा, इधर माइनर पोर्शन आएगा, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। है ना, पढ़ाया था कि नहीं? ये L जितना अच्छा सिग्मा डोनेट करेगा, मेटल की जो मेजर ऑर्बिटल, क्योंकि एक ही एक्सिस पे बन रहा है ये दोनों बॉन्ड, ट्रांस है तो एक ही एक्सिस पे बन रहा है, तो जो मेटल की ऑर्बिटल का मेजर पोर्शन है उसकी तरफ चला जाएगा, किसकी तरफ, इसकी तरफ। अगर इसकी तरफ चला जाएगा तो फिर ये इधर की तरफ उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, तो बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। ये किस पे असर डाल रहा है, ये है इफेक्ट ऑन ग्राउंड स्टेट, ये इफेक्ट ऑन ग्राउंड स्टेट। और देखो जो TVP इंटरमीडिएट बनता है, ध्यान से देखो, TVP इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं T और T, यहाँ पे X और Y, यहाँ पर हमारे पास ये L हमारा क्या है, यहाँ पर सिग्मा डोनर, ये गुड सिग्मा डोनर। तो क्या करेगा ये इसकी तरफ, ध्यान सुनो, जितना अच्छा सिग्मा डोनर होगा ये बॉन्ड उतना क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा। आपको पता है जितना अच्छा ये बॉन्ड बनाएगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम उतना क्या होगा, ऐसे समझो, इधर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा उतनी क्या होगी, लेस एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। इसका मतलब क्या होगा, लेस एक्टिवेशन एनर्जी। ये बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, दो कॉम्प्लेक्स में लेता हूं, पहले आप वो समझो जो मैं पूछ रहा हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये दो कॉम्प्लेक्स हमारे पास है, एक में ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है और एक में वीकर बॉन्ड है।
तो आपके अकॉर्डिंग मान लो मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स है, ए और बी। ए कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, यहां वीकर बॉन्ड्स, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह टीबीपी सब में बनेगा भैया, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन जो बनेगा टीबीपी सब में बनेगा। बिना टीवीपी जाए वो इफेक्ट सो ही नहीं कर पाएगा, ट्रांस वाले को हटाएगा नहीं, ठीक है। और मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं टीवीपी क्यों बनता है ना, मैंने बताया रिपल्सन कम होता है। फिर टीवीपी में क्या होता है, एक साथ साइमल्टेनियसली जो है ओवरलैपिंग पॉसिबल है। इधर देखो, एक तो मैंने बताया था टीवीपी में रिपल्सन कम है, दूसरा देखो इधर मैंने भी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, कहां गया हो, देख रहे हो ये ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग कर ले रही है, मतलब एल भी आपका बॉन्डिंग कर ले रहा है, एक्स और वाई भी बॉन्डिंग कर ले रहा है, देख लो एल भी आपका, एल इधर बॉन्ड कर रहा है और दूसरी ऑर्बिटल से एक्स और वाई कर रहा है। मयूर, टीवीपी क्यों बनता है? दो रीजन है। टीवीपी इसलिए बनता है बिकॉज ऑफ लेसर रिपल्सन इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एज कंपेयर टू स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि स्क्वायर पिरामिडल में सारे एंगल 90 होते हैं। सेकंड थिंग, हमने आपको पढ़ा था कि साइमल्टेनियस इंटरेक्शन, तो देखो ये वाला भी इस पोजीशन में आने के बाद टीवीपी में ये लिगैंड भी बॉन्डिंग कर ले रहा है, और ये वाले ये और ये देखो ना, एक्स और वाई भी तो बॉन्डिंग कर ले रहे हैं। तो इतनी एडिशनल बॉन्डिंग है, कम रिपल्सन है, तो टीवीपी फेवर्ड होना चाहिए ना, कंपेरिजन टू स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल इस तरह साइमल, स्क्वायर पिरामिडल में इस तरह से साइमल्टेनियस नहीं होगा। हाँ मैं पूछ क्या रहा था आपसे, मैं कह रहा था कि अगर ए और बी हमारे पास दो है, यहाँ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, यहाँ वीकर बॉन्ड बनेगा, तो सिंपल सी बात है इसकी एनर्जी लो होगी, ये क्या होगा, मोर स्टेबल, इसकी एनर्जी हाई होगी, ये क्या होगा, लेस स्टेबल। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है, जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा उतना क्या होगा, ये टीबीपी आपका स्टेबल होगा कंपैरिजन टू अदर्स। अदर्स मतलब जैसे आपके पास मान लो अमोनिया हो जाए, या आपके पास मान लो ओ एच माइनस हो जाए, राइट, या जो बी कर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, उनके कंपैरिजन में जब एच माइनस या सी एस थ्री माइनस इंटरेक्ट करेगा तो ये टीबीपी को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। यहां भी असर डाल रहा है और टीबीपी को स्टेबलाइज भी करा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग और अच्छी हो जा रही है क्योंकि ये कहां प्रेजेंट है, इक्वेटोरियल प्लेन में। आपको याद हो मैंने पढ़ाया था कि टीबीपी में इक्वेटोरियल प्लेन में अच्छी बॉन्डिंग होती है। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेन को हम लोग क्या लिखते हैं, sp2, और एक्सियल को हम लोग क्या लिखते हैं, pd। यहां एस करेक्टर ज्यादा है, तो जो आपका लिगैंड है ना इसी प्लेन में प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है। आपको पढ़ाया था मैंने बेंट टूल्स के बारे में एक बार, ठीक है। तो ये जब अच्छा डोनर होगा तो कुल मिला के बॉन्ड भी तो अच्छा बनाएगा, तो यहां भी असर डालेगा वहां भी असर डालेगा, दोनों केस में असर डालेगा, तो सिंपल सी बात है एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी कम, रेट क्या हो जाएगा फास्ट, तो क्या शो करेगा, अच्छा ट्रांस इफेक्ट। तो तीन ही थ्योरी का मतलब समझ में आया। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। तो पहली थ्योरी क्या थी, जो पोलराइजेबिलिटी जो लार्जर एनायंस को एक्सप्लेन करती है, मेनली फोकस्ड ऑन ग्राउंड स्टेट। सेकंड थ्योरी मेनली फोकस्ड ऑन ट्रांजिशन स्टेट, और ये ट्रांजिशन स्टेट ग्राउंड स्टेट पे दोनों फोकस करती है। ये किसके लिए, जो हाईली सिग्मा डोनर है। पहली वाली किसके लिए थी, जो हाईली पोलराइजेबल है। सेकंड थ्योरी किसके लिए थी, दैट वाज फॉर पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो पढ़ना जरूरी इसलिए था कि आप सिर्फ एक थ्योरी से सब कुछ नहीं समझा सकते। क्लियर है बात? तो ये थियरी ऑफ ट्रांसपेक्टम, देखो इसमें क्वेश्चन अगर पूछेगा आपसे तो वो कॉन्सेप्चुअल बेस में पूछेगा कि कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबलाइज होता है, मेटल अगर सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा। खैर पूछने को तो बहुत कुछ पूछ लेगा इसी में, ठीक है। ये पोर्शन खत्म, अभी इसमें एक दो चीजें पढ़नी है, उसके बाद मोस्टली कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। कल हम लोग पढ़ लेंगे सॉल्वेंट इफेक्ट, चार्ज इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और अगर आप लोगों की पढ़ने की इच्छा हुई तो मैं आपको पढ़ा दूंगा कि स्क्वायर प्लेनर में सिस इफेक्ट कैसे डोमिनेट करता है। आप क्या पढ़ रहे हो अभी, ट्रांस पढ़ रहे हो ना, सिस इफेक्ट भी होता है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग एक दो क्लास के बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, या फिर हम लोग शुरू करेंगे आउटर स्फीयर इनर स्फीयर, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छे से ध्यान रखो, पढ़ो, और कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना। बाकी कोई डाउट हो तो बताइए, मैं हूं भी, बता देता हूं। बोलो, अगर कोई डाउट है तो मैं समझा देता हूं अभी।
और लिख कर पढ़ो, ठीक है? जो भी पढ़ना लिख कर पढ़ना। एक बार पहले एक बार पढ़ लो, उसके बाद बिना देखे लिखो। लिखकर अगर आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। काहे परेशान हो भैया वेद प्रकाश, बोल तो रहा हूं बढ़ा दूंगा यार, ठीक है? चलो ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं, राइट? फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर बाय इनऑर्गेनिक की क्लास कल सुबह होगी, हाँ रेगुलर रहेगा भैया, एक्चुअली मैं कुछ काम से गया था, रेगुलर ही रहेगा, ठीक है? रेगुलर रहे, डोंट वरी, रेगुलर ही रहेगा। तो बाय इनऑर्गेनिक क्लास अगर कल होगी तो आप एक काम करना, क्लास के बारे में अगर आपको ना पता चले ना कभी की क्लास होगी मेरी या नहीं होगी, तो आप वो कम्युनिटी पोस्ट का एक होता है, उसमें आप देख लिया करो। उसमें जनरली मैं क्लास के बारे में बता देता हूँ, ठीक है? कि क्लास में लूंगा कि नहीं, तो उस पर आप चेक कर लेना। अगर मैं कल क्लास लूंगा बाय इनऑर्गेनिक की, जो कि मैं मॉर्निंग में लेता हूँ, तो कम्युनिटी पोस्ट से आपको पता चल जाएगा, तो आप बाय इनऑर्गेनिक क्लास देखना। जैसे मैंने आपको बताया, मैं उसमें क्या पढ़ाऊंगा, जो जो भी मैंने आपको पढ़ाया अभी तक, उस पे रिलेटेड जो नए क्वेश्चन है, कि अगर एग्जाम में नए क्वेश्चन आएंगे तो उसको अप्रोच कैसे करोगे आप। पुराने क्वेश्चन तो आप बहुत कर लिए, वो तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है? इंपॉर्टेंट है आपका कि नया क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको कैसे टैकल करोगे। इसमें भी आप, मैंने पुराने क्वेश्चन लगभग आपको सारे करा दिए, जितने भी नेट गेट के आए थे। इवन मैंने क्वेश्चन आपको जैम का भी करा दिया है, ठीक है? दिक्कत नहीं आएगी, डोंट वरी। आउटर स्फीयर इनर स्फीयर इतना भी टफ नहीं है, ठीक है? राइट? चलो ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं। बाकी सुबह की क्लास के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट देख लेना, अगर उस पर लिखा रहेगा तो सुबह की क्लास में आप प्रेजेंट रहना, नहीं तो कोई बात ही नहीं, फिर शाम को क्लास तो होगी कल, ठीक है? चलो फिर अच्छे से पढ़ो, खूब मेहनत करो, बाकी कोई भी डाउट होगा तो मैं क्लास में आऊंगा, आप पूछ लेना, ठीक है? ठीक है भैया, ओके ओके, टेक केयर एंड गुड नाइट।